अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। न जाने क्या क्या सोचता रहा और सोचते सोचते नींद आ गई। फिर रशीद अहमद साहब ने ही मुझे जगाया था। सरफराज मियाँ उठो भाई, खाना खाकर फिर सो जाना। ओह, मैं जल्दी से उठ गया। न जाने क्यों नींद आ गई थी। मैंने नादम अंदाज में कहा, कमाल है, न जाने क्यों कि इसमें क्या बात है। अच्छा किया आराम कर लिया, जाओ मुंह हाथ धोकर खाने के कमरे में आ जाओ। बहुत बेहतर, मैंने कहा और थोड़ी देर के बाद मैं खाने के कमरे में पहुंच गया। दस्तरखान लगा हुआ था, सभी मौजूद थे, सिर्फ मेरा इंतजार हो रहा था। अरे वाकई मुझे बहुत देर हो गई, मैंने जल्दी से दस्तरखान पर बैठते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटे, अभी तो खाने का वक्त हुआ ही है, बेगम साहबा ने कहा। रात का खाना तो तुम फिरोज साहब के साथ खाओगे, रशीद अहमद बोले। ओह जी हाँ, उन्होंने हुक्म दिया था। हुक्म? रशीद साहब मुस्कुराने लगे। क्यों? बेगम रशीद ने इनकी जाहिर देखा। लड़कियां खामोशी से खाने में मशगूल थी। भाई ये सरफराज मियाँ दर हकीकत जादूगर हैं, जिनके साथ रहे वो दीवाना हो गया। अब फिरोज साहब को देखो, तारीफें करते करते ज़बान नहीं थक रही, और फिर इसका अमली तजुर्बा तो हम सबको है। आपने एक नई बात सुनी बेगम? क्या? बेगम रशीद अहमद दिलचस्पी से पूछा। साहिबजादे निशानाबाजी में अपना सानी नहीं रखते। ओह, नवाब साहब तो कह रहे थे कि इन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा तजुर्बेकार शिकारी नहीं देखा। अरे, बेगम साहिबा ने कहा, मुझसे कह रहे थे, खुदा का वास्ता दे रहे थे कि मैं इनके बारे में इन्हें तफसील बताऊं। मैंने दर्जनों कस्में खाई, तब इन्हें यकीन आया कि वाकई मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। ये बात मुझे शर्मिंदा कर रही थी। चनाचा मैंने खाना खाते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आता चाचा जान कि आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं। मैं जो कुछ हूँ दर हकीकत वही हूँ। आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास राज नहीं है। बराए करम मुझे मज़ीद शर्मिंदा ना करें। ठीक है, हम हक नहीं रखते सरफराज मियाँ, लेकिन तुम्हारी शख्सियत पर एक पुरस्कार सा गिलाफ चढ़ा हुआ है। हम इस गिलाफ के नीचे झांकने के ख्वाहिशमंद हैं। रशीद साहब बोले। आप यकीन फरमा लें, इस गिलाफ के नीचे आपको कोई घिनौनी शय नज़र नहीं आएगी। आपके खुलूस, आपकी मोहब्बत के जवाब में मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि मैं किसी फ़कीर का बेटा नहीं हूँ, लेकिन ख़ुद फ़कीर हूँ। मेरे घर में मेरे लिए गुंजाइश नहीं थी। मैंने घर छोड़ दिया, बस इस घर में वापस नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी हैसियत नज़रअंदाज कर दी गई थी। इसलिए मैं किसी को अपने बारे में नहीं बताता। ओह, तो हमारा ख्याल दुरुस्त था। मुमकिन है आपने मेरे बारे में ठीक अंदाजे लगाए हों, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ अर्ज़ नहीं कर सकूँगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मालूम करना हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं। वैसे नवाब साहब तुम्हारे बेहद गुण गा रहे थे। नेक इंसान हैं, सबको अच्छा समझते हैं। शाम की चाय के बाद मैं कोठी की तरफ निकल गया। ख़ास तौर से नूरजहाँ से मुलाकात करनी थी। नूरजहाँ को तलाश करते हुए किचन में जाना पड़ा। वो मौजूद थी और मुझे देखकर खुल उठी। अरे डिलीवर भैया, कैसी हो नूरजहाँ? अच्छी हूँ डिलीवर भैया, चाय पियोगे? ज़रूर पीऊँगा, मैंने कहा, और नूरजहाँ मेरे लिए चाय बनाने लगी। मैं यूं ही एक मेज़ पर बैठ गया और नूरजहाँ देखकर मुस्कुराती रही। फिर इसने चाय बनाकर मुझे पेश कर दी। मेरी तनख्वाह मिलेगी नूरजहाँ तो मैं तेरे लिए क्या लाऊं? मेरे लिए? हाँ। नहीं भैया, सब कुछ तो मौजूद है, मगर मैं कुछ लाना चाहता हूँ। तू मेरी बहन है ना, मैंने कहा, और नूरजहाँ के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन नूरजहाँ परेशान निगाहों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। मेरी पुश्त दरवाजे की तरफ थी, इसलिए मुझे मालूम ना था कि वो क्या देख रही है। मैंने इसकी खामोशी और निगाहों की बेचैनी नहीं देखी थी। बोल, तू मेरी बहन है ना, मैंने फिर कहा, लेकिन इसके साथ ही मुझे अपने पुश्त पर कदमों की आहट महसूस हुई। तब मैंने पलट कर देखा, कौसर दरवाजे में खड़ी थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मैंने फिर रुख बदल लिया। मैं रात को सिर्फ सूप पीऊँगी, इसने खनकती आवाज़ में कहा। बहुत अच्छा कौसर बेबी। लेकिन कौसर दरवाजे से बाहर निकल गई थी। मैं मज़े से चाय पीता रहा। नूरजहाँ चंद लम्हात गुमसुम खड़ी रही। क्या बात है नूरजहाँ? कुछ नहीं भैया, इसने गहरी सांस ली। तुम कौसर से डरती हो? हाँ डिलीवर भैया, पूरे घर में सिर्फ कौसर बेबी से डर लगता है, नूरजहाँ ने कहा। अरे इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस मिजाज की तेज़ है, तबीयत की बुरी लड़की नहीं है, मैंने कहा। लेकिन मुझे नहीं मालूम थी कि वो आफत की परकाला भी बाहर मौजूद है। दूसरे लम्हे वो फिर अंदर आ गई। आपको मेरे बारे में तबसरा करने का हक किसने दिया? वो आंखें निकाल कर बोली। नूरजहाँ तो काँप गई थी, लेकिन मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये हक तो कोई किसी को नहीं देता कौसर बेबी, ये तो कुदरती है। आप तालीम याफ्ता हैं, खुद सोच सकती हैं, मैंने कहा। लेकिन मैं अपने बारे में कोई बकवास पसंद नहीं करती, इसने आंखें निकाल कर कहा। हमें मालूम नहीं था कि आप मौजूद हैं, वरना आपके जाने के बाद गुफ्तगू करते। मिस्टर,
आप अब्बू जान के मुंह चढ़े होंगे। हर शख्स आपकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? समझ गया कौसर बीबी। मेरा ख्याल है कुछ लोगों को यह हक हासिल है। क्या मतलब है इस बात का? मेरी मुराद दुलारे भाई से थी। ओह, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? क्यों? तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? देख लूँगी, अच्छी तरह देख लूँगी। वो पैर पटकती हुई बाहर निकल गई और मैं हंस पड़ा। अजीब आतिशपा लड़की है, बेवकूफ़ कहीं की। हाय दिलेवर भैया, देख तो लो वो चली भी गई या नहीं? नूरजहां ने रूहानी अंदाज में कहा। खड़ी भी है तो हमारा क्या लेगी नूरजहां? तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी शामत आ जाएगी। नहीं आएगी, तुझसे कुछ कहे तो मुझे बता देना। थोड़ी देर तक मैं नूरजहां के पास बैठा रहा, फिर बाहर निकल आया और फिर मैं कोठी से ही निकल गया। काफ़ी देर तक आवारागर्दी करता रहा। दिल्ली बहुत खूबसूरत जगह थी। रात को वापस आया तो रशीद साहब ने मुझे देखते ही कहा, कहाँ चले गए थे मियाँ? नवाब साहब 2 बार पूछ चुके हैं। मैं यूँ ही निकल गया था। तैयार होकर चले आओ, वो इंतज़ार कर रहे हैं, रशीद साहब ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। फिर मैंने मुंह हाथ धोया, लिबास तब्दील किया और कोठी की तरफ चल पड़ा। वैसे नवाब साहब की 2 बार तलबी पर मुझे तशवीश थी। न जाने क्यों बुलाया है। क्या कौसर ने कोई हंगामा किया है? मुमकिन है। बहरहाल अब मुझे कौसर की ज़्यादा परवाह नहीं थी। मैं नवाब साहब के पास पहुंच गया। वो ड्राइंग रूम में बैठे थे। गर्मजोशी से मेरा खैर मकदम किया और फिर बोले, मुझे तो शुबा था कि तुम रात के खाने के बारे में भूल ना गए हो। ये जुर्रत कैसे कर सकता था? सुनो भाई, मुझे और शर्मिंदा ना करो। यकीन करो, मैं तुम्हारे बारे में अब तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मेरे दिल में जम गई है, वो ये कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ? कुछ अर्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस मौजू को छोड़ो। क्या ख्याल है, खाना निकलवाया जाए? जैसा मुनासिब ख्याल फरमाए, मैंने नियाज़मंदी से कहा। खाने की मेज़ पर बेगम साहिबा कुछ दूसरे नज़दीकी अहले ख़ानदान मौजूद थे। कौसर साहिबा का कहीं पता नहीं था। कौसर कहाँ है? नवाब साहब पूछ बैठे। वो नहीं आएगी, बेगम साहिबा ने जवाब दिया। क्यों? सरफराज मियाँ से शर्मिंदा है। इसकी खुदसरी इसे माफ़ी मांगने की इजाज़त तो देगी नहीं, लेकिन वो इनके सामने आने से कतराती है। बड़ी अहमक लड़की है, लाओ बुलाकर आज उनकी सलाह करा दी जाए। नवाब साहब मुस्कुराते हुए बोले, आप जानते हैं उसे, मेरा ख्याल है रहने दें, बेगम साहिबा ने संजीदगी से कहा। ओह अच्छा, चलो भाई शुरू करो। और खाना शुरू हो गया। मेरी हैसियत बहरहाल एक मुलाजिम की सी थी, लेकिन न जाने ये लोग मेरे साथ ये बर्ताव क्यों कर रहे थे। बहरहाल दिल ही दिल में मैं इनका ममनून था। खाने के बाद नवाब साहब उठ गए और फिर वो मुझे लिए हुए अपनी नशीद के कमरे में आ गए। अब इस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। सरफराज मियाँ, नवाब साहब ने नहायत संजीदगी से मुझे मुखातिब किया। नवाब साहब, मैं हमतन गोश हो गया। हर शख्स इस दौर में खुद गर्ज है। हर आदमी अपने मतलब की समझता है। अगर मैं भी इनमें शामिल हूँ तो कोई हैरत की बात तो नहीं है। हरगिज़ नहीं, मैंने खुद एतमादी से कहा। शुक्रिया। तुम इस दावत को क्या मानी देते हो? फिलहाल मैं इसे सिर्फ आपकी नेक फितरत पर मुबनी करार देता हूँ। खूब, साफ गोई बहुत उम्दा बात है। तुम यह असल बात यह है? जी, मैंने हैरत से कहा। हाँ, असल बात यह नहीं है। मैंने एक दिन अफ्रीका के बारे में तुमसे तस्करा किया था। तुमने इस गुफ्तगू में खासी दिलचस्पी का इजहार किया था। जी, मैंने कहा। क्यों, क्या तुम्हें मुहिम जी पसंद है? जी हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। शिकार के शौक का तो पता चल गया। मुमकिन है तुम कोई बड़े मुहिम जो निकलो। नवाब साहब मुस्कुराते हुए बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, कल रास्ते में भी कुछ गुफ्तगू हुई थी। ईमानदारी की बात है कि और रवादारी की बात थी। इस वक्त मेरे जहन में कोई पुख्ता ख्याल नहीं था, लेकिन कल शाम तुम्हारे शिकार की महारत, तुम्हारा निडर अंदाज, तुम्हारी खुद एतमादी देख कर मैं दंग रह गया था। और इस वक्त मैंने नहायत संजीदगी से सोचा था कि इस बार जब मैं रवाना हूँ तो तुम मेरे साथ हो। नवाब साहब ने रुक कर मेरी शक्ल देखी। बिलाशुबा मेरी आंखों में चमक पैदा हो गई थी। क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे? यकीनन, बड़े शौक से। बहुत खूब, यकीन करो तुम्हारी आमादगी से मुझे दिली मुसर्रत हुई। अगर इजाज़त दो तो कुछ ज़ाती सवालात कर लूँ, हालांकि आज तक तुमने इसकी इजाज़त किसी को नहीं दी होगी। नवाब साहब मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन यकीन करो इससे तुम्हारी ज़ात को कुरेदना मकसूद नहीं है, बल्कि बाज़ हालात में अपनी तसल्ली करना है। जी फरमाइए, मैंने संजीदगी से कहा। अपने बारे में इतना बता दो जितना तुम्हारी ज़ात पर असरअंदाज ना हो। मेरे साथ गए तो कुछ लोगों की हक तलफी तो नहीं होगी, कोई परेशान तो ना हो जाएगा। मैंने नवाब फिरोजुद्दीन की शक्ल देखी और फिर मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा, हाँ नवाब साहब, सिर्फ इतना बता देने में कोई हर्ज नहीं। सुनिए, मैं एक फारिगुल बाल इंसान का बेटा हूँ, इतना फारिगुल बाल कि मैंने ज़िंदगी में कभी मसाइब का मुँह नहीं देखा। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।